भाई वे जैन साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे, शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद हैं। और फाउंडेशन बैच के सभी साथी अपनी फाउंडेशन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स में आप सभी फतह करने के लिए एकदम अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना चुके हैं और बना रहे हैं। दोस्तों, जिन सभी साथियों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, मैं समझ सकता हूँ वो सभी अधिकतम ग्रुप डी के एग्ज़ाम पर ही फोकस कर रहे होंगे और बिल्कुल करना भी चाहिए। तो अगर फाउंडेशन बैच की 2-4 क्लास छूट भी जाती हैं तो कोई बात नहीं है, आप आराम से उनको रिकॉर्डेड मोड में कवर कर लीजिएगा। रिकॉर्डेड मोड में ये क्लासेस आपको नज़र आ जाएंगी, एप्लीकेशन पे दिख जाएंगी। लेकिन आप अपने ग्रुप डी के एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए। आप सभी के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग लाते रहेंगे और सुबह 7 बजे वाली जो न्यूमेरिकल सीरीज़ चल रही है, कल उसको वहीं परसों से हम उसमें न्यूमेरिकल भी कराएंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी चलाएंगे। तो उसको उसमें हम दोनों चीज़ें कराते रहेंगे, है ना? तो सुबह 7 बजे वाली क्लास से आप सभी को जुड़े रहना है। और जिनका भी बाद में एग्ज़ाम है, देखो, अब कल एक बार ना पैटर्न पता लग जाएगा और उसके बाद तो चीज़ें और थोड़ी आसान हो जाएंगी उन सभी दोस्तों के लिए जिनका आगे एग्ज़ाम है। क्योंकि रेलवे का एक ना हर किसी एग्ज़ाम का ट्रेंड होता है, बस वो एक बार पकड़ में आ जाए फिर तो चीज़ें और आसान हो जाती हैं। चलिए, क्या हुआ है भाई, बताइए, कोई दिक्कत है क्या? अ, अच्छा, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कोई समस्या नहीं है। ग्रुप डी के एग्ज़ाम की डेट जिनकी आ गई है उनका एग्ज़ाम है, जिनकी नहीं आई है फिर उनका 12 तारीख के बाद में होगा, ये होगा, ऐसा है। चलो, या हो सकता है आपके बीच में भी डेट आ जाए। अभी आरआरबी गुवाहाटी का तो यही कंफर्म है, बाकी हो सकता है सभी का कुछ कुछ आगे पीछे सबका रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, अभी तक हमने थ्योरेटिकल पोर्शन, प्रकाशिकी का और न्यूमेरिकल पोर्शन पर काफ़ी हद तक पकड़ बना ली है। और अगर लास्ट में थोड़ा सा समराइज कराऊं, रिवाइज कराऊं, तो हमने फोकस किया है न्यूमेरिकल पोर्शन पर। और न्यूमेरिकल में हम लोगों ने सीखा है मैग्निफिकेशन और एफ, वी और यू के बीच में संबंध और उनसे बनने वाले कुछ कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद है आवर्धन को, मैग्निफिकेशन को आप सभी बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। उसके अलावा एफ को, वी को और यू को भी, उनके बीच में संबंध को भी आप बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। देखिए, मैग्निफिकेशन जो है उसका फॉर्मूला हमने बताया -v/u या I/o कह लो, या इसी को आप h'/h कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया v, u और f के बीच में संबंध, और हमने कहा दर्पण के लिए f, v और u के बीच में ये रिलेशन बनता है, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं कि थोड़ा सा गुणा भाग करूं और थोड़ी सी डेरिवेशन करूं, और मेरी चाहत ये है कि मैं यहां से v की वैल्यू निकाल दूं और यहां v की वैल्यू पुट कर दूं। मैं करूंगा नहीं ऐसा, ना उसकी कोई ज़रूरत है। मैं यहां से v की वैल्यू निकालूं और इसमें पुट कर दूं, तो v की वैल्यू यहां से m और u के टर्म में आ जाएगी। बस इतना सोचो, v की वैल्यू मैं यहां से निकालूं, m और u के टर्म में यहां पुट कर दूं, तो ये पूरा फॉर्मूला किसके टर्म में बन जाएगा? f। v की जगह तो m या u आ जाएंगे और u पहले से है ही, तो ये पूरा फॉर्मूला f की, m की और u की टर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ऐसे करने के बाद में क्या फॉर्मूला मिलेगा, मैंने बस आपको बताया है कि मैं ऐसा करके ही ये फॉर्मूला आता है, वो करना नहीं है ना, वो एग्जाम के लिए जरूरी है। तो ये तो सेपरेट फॉर्मूले हैं। अब इनके संबंध से क्या फॉर्मूले बन सकते हैं, देखिए, एक फॉर्मूला और बनता है मैग्निफिकेशन का इनके संबंध से, और वो कहता है m बराबर f/f-u, यानी ये फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का f और u की टर्म में आ गया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला f और u की टर्म में आ गया। इसमें ये नहीं कहना है कि भैया समझ नहीं आया, मैं कह रहा हूं ये एक फॉर्मूला है, m बराबर f/f-u। किसके लिए लगाना है? दोनों तरह के दर्पणों के लिए लगाओ, उत्तल अवतल किसी के लिए भी लगाओ। सवाल में अब तुम कहोगे यार f की वैल्यू उसके लिए तो पॉजिटिव है, इसके लिए तो निगेटिव है। अभी नहीं सोचनी है ये चीज़, ये तो एक सिंपल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है, वो तो हम सूत्र के, क्वेश्चन के हिसाब से लगा देंगे। अगर अवतल दर्पण है तो f माइनस में लगा देंगे, उत्तल है तो f प्लस में लगा देंगे, वो वहां कर लेंगे। बट अभी ये सूत्र है, एक सिंपल सूत्र है, ये माइनस तो हमेशा रहेगा, सूत्र का माइनस है। क्लियर है सभी को? एक बार बताइए कि याद कर लेंगे, इसमें समझने जैसी कोई चीज ही नहीं है, याद कर लेंगे। अब एक साथी ने कहा कि यार भैया एक बात बताओ, तुमने ऐसा ही क्यों किया कि v की ही वैल्यू निकाल के यहां पुट करी? मैंने कहा और क्या कर सकते थे? उसने कहा भैया
मैं u की वैल्यू भी तो पुट कर सकता था भाई। मैं u की वैल्यू निकाल लूं v/m और यहां पुट कर दूं, मतलब मैं यहां से u को गायब कर दूंगा। अगर तुम u को गायब कर दोगे तो क्या बचेगा, f बचेगा, v बचेगा और u की जगह पे m आ जाएगा। तो अब ये फॉर्मूला f, v और m की टर्म में भी आ जाएगा। और वो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है m बराबर जैसे ये f अपॉन f माइनस यू है, ये हो जाएगा आपका f माइनस वी अपॉन एफ। एक ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इनमें आपको ये दिमाग नहीं लगाना कि कहाँ से आया, कैसे आया, बस आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना है। तो एक बार बताइए, हाँ जी भैया मुझे ये बात क्लियर आ गई है कि या तो f अपॉन एफ माइनस यू करेंगे या f माइनस वी अपॉन एफ करेंगे। ठीक है। सर क्या ALP को फाउंडेशन के साथ जोड़ दिया है? हाँ देखो ऐसा हुआ था कि वैसे मैं इसको जोड़ना नहीं चाह रहा था। जोड़ना क्यों नहीं चाह रहा था, असल में बच्चे बहुत ज़्यादा ना उसमें परेशान हैं ALP में कि सर फिजिक्स शुरू करो, फिजिक्स शुरू करो। और देखा जाए तो अभी फिजिक्स को वहाँ शुरू होने में समय लगेगा, क्योंकि मेरे पास तभी स्पेस आएगा, तभी टाइम आएगा जब मैं यहाँ से फिनिश कर लूँगा, तब वहाँ मैं शुरू कर पाऊँगा। लेकिन बच्चे वहाँ परेशान हैं। अब मैं इसलिए नहीं जोड़ सकता था क्योंकि ALP का बैच थोड़ा सा मतलब मेरे को लगता है बाई प्राइस कम है और ये बाई प्राइस ज़्यादा है। हालांकि मैं ऐसी सोच नहीं रखता हूँ कि जिसने कम पैसे दिए हैं या किसने ज़्यादा पैसे दिए हैं, लेकिन मेरे बाद में ना बच्चे ही ऐसा कहने लगते हैं कि यार भैया हमने तो फाउंडेशन बैच के लिए इतने ज़्यादा पैसे दिए थे, तुमने तो उसी को ALP में पढ़ा रहे हो। और मैं कहता हूँ इससे अच्छी साइंस कहीं हो ही नहीं सकती है, इससे अच्छी साइंस कुछ नहीं हो सकती है, ये बेस्ट है चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं है यार, वो सब चीज़ें एक तरफ हैं, बस बच्चों के हित की बात होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको ALP में भी डलवा दिया है। और ये सारी क्लासेस आपको ALP में भी दिखेंगी, लेकिन केवल ALP में, बाकी किसी और बैच में नहीं, ताकि उनका भी समय से सिलेबस बस पूरा हो जाए। ठीक है भाई, तो एक बार फटाफट बताओगे। ठीक है भैया, ये सारे फॉर्मूले मेरे को समझ में आ गए। अब देखो मैं फॉर्मूला का फटाफट आपको रिवीजन करवाऊं दोस्त। तो कितने सारे फॉर्मूले हमने पढ़ लिए। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा एफ वी और यू के बीच में रिलेशन कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा मैग्निफिकेशन बराबर माइनस के v बटे यू या i बटे o। एक फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का हम पढ़ते हैं f/f माइनस यू। ये किसी भी तरह के दर्पण के लिए लगाइए, चाहे उत्तल के लिए चाहे अवतल के लिए। उसके अलावा मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा f माइनस वी अपॉन एफ। ये उत्तल अवतल किसी भी दर्पण के लिए आप इसको लगा सकते हैं। उत्तल प्लस अवतल दोनों के लिए ये फॉर्मूले बराबर काम करते हैं, यानी कि कॉन केव प्लस कॉनवेक्स। सवाल के हिसाब से हम इसकी वैल्यूज को चेंज कर लेंगे। सर फॉर्मूला समझ नहीं आया, भैया समझना कुछ है ही नहीं भाई, बस याद करना है, बस सिर्फ आपको याद करना है फॉर्मूला, इसमें समझना कुछ नहीं है। समझना तो तब होता जब मैं आपको ये बताता कि ये यहां से ये कैसे आया, वो हमारी जरूरत ही नहीं है ना। हमें बस इतना याद रखना है कि ये 5 फॉर्मूले हैं। अब कौन सा कहां लगेगा वो मैं आपको बताता रहूंगा अभी, बस अभी तो आप याद करो, याद करने पे जोर दो। ये मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया चीजों को आपके लिए। अगर आप इन 2 फॉर्मूलों को ना करो तो चीजें बहुत लंबी हो जाएंगी। ठीक है, फटाफट एक बार थम्स अप करो कि ठीक है ये 5 फॉर्मूले मैंने नोट कर लिए, या मैं बाद में नोट कर लूंगा, बट मैं इनको याद कर लूंगा। चलिए वेरी गुड। इसको याद कैसे करें, देखो फॉर्मूला को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन्हें एक पेज पे लिखो और जहां भी आप पढ़ते हो वहां छाप दो उन्हें। इसको ऐसे कोशिश मत करो एक बार में ही घुट के पी जाऊं, नहीं। देखो थ्योरेटिकल चीज़ें एक बार में याद हो सकती हैं कि बाबर पहले वहाँ लड़ाई में वहाँ गया था, फिर यहाँ आया, फिर वहाँ गया, लेकिन उनकी भी सन आपको याद नहीं होती होंगी, कौन सी सन में कहाँ गया। ऐसे ही यहाँ की चीज़ें सूत्र हैं, थ्योरी तो एक बार में याद हो जाएगी कि भाई उत्तल अभिसारी, उत्तल अपसारी है, अवतल अभिसारी है, लेकिन फॉर्मूला एक बार में याद होने की चीज़ ही नहीं है, और हम गलती करते हैं उसको रटने की कोशिश करके। तो आप क्या करो कि उसको एक पेपर पे लिख लो, सामने छाप दो, और जितनी बार भी पढ़ने बैठो आपकी नज़र पड़ेगा, आप देखना 2-3 दिन में बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं सारे फॉर्मूलों पर आधारित। एक क्वेश्चन कह रहा है, ग्रुप डी का सवाल है 26 अगस्त 2022 फर्स्ट शिफ्ट का, और अभी जब ग्रुप डी का लेटेस्ट एग्जाम हो जाएगा तो उसके भी क्वेश्चन हम इसमें इंक्लूड करते हुए चलेंगे हर शिफ्ट के, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि जितना अभी तक आपने पढ़ा है क्या उतने से आपसे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है।
तो पहले तो ये नोट कर लो कि कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। आदत ऐसे ही बनाओ अपनी, कॉन्वेक्स मिरर है। चलो, वस्तु की दूरी है 24 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी को हमेशा आप माइनस में लोगे, ये तो कोई सा भी दर्पण सही। इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब सुनो, ये कह रहा है प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, मतलब ये आपका एक दर्पण है और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखो दर्पण के सामने ये होगा और पीछे ये होगा। अब पीछे का मतलब आभासी प्रतिबिंब है, और ये तो कहने की बात ही नहीं है भैया, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। तो आप कहोगे महाराज वर्चुअल इमेज है, आभासी प्रतिबिंब है, या दर्पण के पीछे प्रतिबिंब है, तो इधर की दूरी कैसी लोगे, प्लस में लोगे, यानी कि v की वैल्यू यहाँ प्लस में ली जाएगी, और कितनी ली जाएगी, प्लस के 12 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछा है, फोकस दूरी, कि भाई फोकस दूरी बताओ। तो हम दर्पण का सिर्फ फॉर्मूला रखेंगे। मुझे बताओ u v और f में कौन सा सूत्र संबंध देता है। बिल्कुल भाई, देखो ऋषिकेश, इस बात में आप डाउट मत पालो कि सबको लगाने से m की वैल्यू सेम मिलेगी। यार मैं ये कह रहा हूँ तुमसे कि उसने केवल सवाल में v और u दे दिया, फिर कैसे सबको लगा लोगे तुम। मान लो उसने केवल v और u दे दिया, f ना दी, तो भाई ना इसको लगा पाओगे ना इसको लगा पाओगे। अगर उसने मान लो f और u दे दी, तो केवल तुम इसको लगा सकते हो, ना इसको लगाओगे ना इसको। अगर उसने केवल f और v दिया, तो इसको लगा पाओगे, ना इसको लगा पाओगे ना इसको। तो ऐसा नहीं है कि हर सवाल में सब कुछ इतना देगा कि तुम 10 फॉर्मूले लगा दो, वो सवाल में डेटा ही इतना देगा कि तुम एक ही फॉर्मूले लगा पाओगे। जैसे यहाँ देखो ना, इसने तुम्हें 3 चीज़ दी, u v और f। मैं तुमसे पूछता हूँ क्या तुम्हारे दिमाग में इन तीनों के अलावा कोई और फॉर्मूला आएगा। भाई मैं तो ये कहता हूँ, मेरे दिमाग में तो ये फॉर्मूला आएगा कि यार इन तीनों में यही संबंध देता है बस। बाकी m क्यों लगाऊंगा मैं इसमें, जब m ना दी है ना किसी फॉर्मूले में है। तो जो साथी कहते हैं यार भैया पता नहीं चलता कौन सा फार्मूला लगाऊं, भैया जो सवाल में दिया है वो देखो किस फॉर्मूले में आ रहा है, बड़ी सिंपल सी बात है। आप कहते हो मैं कंफ्यूज होता हूं, मैं कहता हूं ये कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, क्योंकि तुम मुझे इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला बताओ जिसमें ये 3 चीजें आती हों। नहीं आती ना, तो एक चीज है वही लगानी है, फिर कंफ्यूजन काय का भैया। तो 1/f, मुझे f की वैल्यू निकालनी है, 1/v बार है, u की वैल्यू माइनस में है, यहाँ प्लस है वहाँ माइनस है, तो माइनस हो जाएगा 24। 24 और 12 का एलसीएम 24 आ जाएगा, 12 से 2 बार कटेगा, 2 में 1 की गुणा हो जाएगी, तो 2 1 कम 2 हो जाएंगे। 24 से 1 बार कटेगा, 1 में 1 की गुणा हो जाएगी, तो 2 में से 1 गया 1, और उत्तर आ जाएगा 1/24। तो फोकस दूरी यहाँ उल्टा करोगे, यहाँ भी उल्टा हो जाएगा, फोकस दूरी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर, और प्लस की आएगी ये। ठीक है, तो एक बार फटाफट से सभी थम्स अप करो कि ठीक है भैया मुझे बात समझ में आ गई है। अच्छा संदीप कोई बात नहीं है, हो सकता है वो गलत टिक हो गया हो, मैंने क्लास में सही करवाया था, क्योंकि वो पीडीएफ ना क्रैश हो गई थी, तो उसको बाद में डलवाया था उन्होंने, हरीश भैया ने टिक गलत लगा दिया होगा, हो सकता है। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगला सवाल देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, ये उत्तल दर्पण है। अगर याद नहीं है तो बना के देख लिया करो फटाफट। इसका सर्कल इधर कंप्लीट होगा, इधर की दूरी प्लस में ली जाती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में लोगे 20 सेंटीमीटर। तुम कहोगे प्लस में दे रखी है, नहीं अगर मान लो अवतल होता उसके लिए प्लस में देता, मैं तब भी माइनस में ही लेता। तो इस बात पे मत जाना इसने क्या दे रखी है, तुम अपने हिसाब से देखो। यदि प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की दूरी का मतलब v कितना है, अब उसने +10 दे दिया, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। या तो तुम ऐसे सोच लो चलो उत्तल आभासी बनाता है तो प्लस में ही ली जाएगी, यहां से भी जस्टिफाइड हो सकते हो। तो वस्तु की दूरी ज्ञात करें, u की वैल्यू बताइए। तो आप कहोगे फिर से वही कि 1/f बराबर 1/v और प्लस के 1/u। अब एक साथी मेरा ये कहता है कि भैया u की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव ली जाती है, तुम क्यों नहीं ले रहे हो। देख साथी, अवतल के लिए मान लो चलो u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ली जाती है, f की वैल्यू कॉन्वेक्स के लिए उत्तल के लिए पॉजिटिव ली जाएगी, अवतल के लिए नेगेटिव ली जाएगी।
लेकिन अगर सवाल में पूछेगा ना तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाऊंगा। सवाल में देगा उनके बारे में तो मैं जज करूंगा प्लस माइनस। अगर उसी चीज के बारे में पूछा है तो मैं नहीं लगाऊंगा, सवाल मुझे खुद ब खुद उत्तर देगा। अगर तुम ये कहते हो ना यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ली जाती है तो उत्तर नेगेटिव में ही आएगा। समझ गए दोस्त? तो आपको जो चीज पूछी है उसका चिन्ह मत रखना। अगर यू सवाल में होता तो मैं जरूर उसके लिए माइनस लगाता, मतलब दिया होता यू सवाल में 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, बट यहां पूछा है तो पूछने वाले के साथ में नहीं लगाऊंगा। ठीक है भाई, पूछने वाले को एज इट इज रखूंगा, सवाल मुझे उत्तर देगा उसका, ये बात याद रखना। तो 1/20 और 10 को इधर ले जाओगे 1/10 और ये हो जाएगा 1/u। ये बहुत बड़ा डाउट है, ईमानदारी से बताओ किसके साथी का डाउट था? मुझे पता होता है आपका डाउट कहाँ आएगा, मैं कोशिश करता हूँ पहले ही उसको मैं बता दूं। तो 20 और 10 का एलसीएम 20 आ जाएगा। 20 से एक बार 1 में 1 की गुणा करोगे 1, 10 में 2 की 20 का भाग करोगे 2 बार जाएगा, 2 में 1 की गुणा करोगे 2 आ जाएगा। 1 में से 2 जाएंगे, देखो माइनस के ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं? 2 में से 1 गए, 1 ज़्यादा है, तो माइनस के 1/20 1/u। इसको उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा कर दो, तो u बराबर हो जाएगा माइनस के 20 सेंटीमीटर, माइनस के 20 सेंटीमीटर। बोलो दे दिया ना सवाल ने उत्तर। अब शायद कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जिस चीज के बारे में पूछा है ना उस चीज के बारे में कुछ मत लगाओ, उसको तो वैसा ही लगाओ जो दे रखी है। मतलब यू है तो केवल यू लगाओ, उसको प्लस माइनस नहीं। बताइए क्लियर है भैया सभी को? एकदम स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम, बिल्कुल स्लो स्लो हर चीज को समझते हुए। हम आपका रूटीन जानना चाहते हैं, आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं। अच्छा चलो आप लोग ये क्वेश्चन करो जो कर सकते हो, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ रूटीन। सुबह 6 बजे उठना है, 1 घंटे में सारी क्रियाएं करनी हैं दिन की सुबह की। 7 से 9 तक क्लास है, 9 से 10 तक अपना ऑफिस है। ड्राइविंग में टाइम लग जाता है, 10 बजे से ऑफिस शुरू होता है, 10 से वैसे तो 6 तक है। मतलब अब थोड़ा सा दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से ऑफिसेज 2 तरह के कर दिए हैं, कुछ ऑफिस का टाइम 8 से 5:30 है, कुछ 10 से 6 हैं, तो हमारा 10 से 6 कर दिया है। 6 तक ऑफिस है, कई बार 6 के बाद भी काम होते हैं, उनको भी उनके लिए भी रुकना पड़ता है, क्योंकि जब हम काम करेंगे तब हमारे नीचे वाले काम करेंगे। हम ही पहले ही झोला उठा के चल देंगे तो वो हमसे पहले चल देंगे, मतलब हमारे गेट पे जाते ही चल देंगे। तो 6 तक मिनिमम निकल लेते हैं, या कई बार 7 तक भी। जैसे आज मैं 7 निकला, अगर मान लो आप 7 निकल रहे हो, 1 घंटे की फिर ड्राइविंग है, 8 बजे तक यहाँ आना है, 8 से 9, 9 से 10 क्लास है। जिस दिन 7-6 निकल गए उस दिन अगर 7 आ गए तो 1 घंटे में इन्फॉर्मेशन वीडियो बना देता हूँ मैं, कोई भी जो बनानी होती है डिफेंस चैनल के लिए, मेन चैनल के लिए। बाकी 8 से 10 फिर से ये चीज़ें हैं। 10 से 11 फिर आपके लिए सुबह का कंटेंट तैयार करना है, सुबह की क्लासेस का। 11 बजे सो जाना है, फिर 6 बजे उठ जाना है, ये चक्कर अपना चला हुआ है। हाँ जी, जब किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने 21 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, u की वैल्यू है 21 सेंटीमीटर, वो तो हमेशा माइनस में ही लोगे। इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। देखो उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है और पीछे की दूरी प्लस में लोगे, तो प्लस की 7 सेंटीमीटर मैंने ले ली। अब कोई व्यक्ति वस्तु को खिसकाकर दर्पण के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर ले जाता है। देखो ये तो उसने एक अवस्था बता दी। अब वो दोबारा कह रहा है कि देख भाई फिर क्या किया वस्तु ने, किसी व्यक्ति ने, कि वस्तु को खिसकाकर दर्पण के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर ले गया, यानी कि अब वस्तु की दूरी हो गई 14 सेंटीमीटर। अब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। बहुत अच्छा सवाल है। देखो मुझे आप ये बताओ कि अगर वो वस्तु को आगे पीछे खिसका रहा है तो कौन सी ऐसी चीज है जो नियत रहेगी, या तुम ये सोचो पता सवाल को करने का तरीका क्या होता है। मतलब मैं अगर यहाँ किसी चीज़ से शुरू करूँ तो मैं ये सोचता हूँ वो आपके दिमाग में कैसे आएगी। तो आप ये सोचो कि देख भाई मेरे को u दे रखा है, v पूछा है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए? तो आप कहोगे कि भैया मुझे f पता होना चाहिए। अब डेफिनेटली f कहाँ से निकालोगे? यहाँ से निकालोगे। तो u दिया है, v दिया है, मेरा टारगेट क्या बन गया कि मैं यहाँ से f निकाल लूँ और उस f को यहाँ रख दूँ। ऐसे सोचा करो सवाल को। मैंने बहुत किताबों में देखा है, अगर मान लो वो डायरेक्टली यहाँ से f निकालना शुरू कर दें तो मतलब तुम्हें कैसे पता लगेगा पेपर में। तो अपना दिमाग ये बनाओ कि सवाल पढ़ते ही मुझे ये समझ में आए कि यार मुझे शुरू में क्या करना है। तो आप सवाल में वहाँ से चलो जो आपसे पूछा है। उसने कहा कि मुझे v चाहिए, तो मैं u पता है, अब f कहाँ से निकालोगे? अच्छा तुम यहाँ का v नहीं रख सकते हो, यहाँ ये 2 केस सेपरेट हैं, ठीक है। आप कहोगे भैया
अगर मुझे u दिया है, v निकालना है, तो f पता होना चाहिए, जो मैं यहाँ से निकाल लूँगा। तो आप कहिए कि 1/f बराबर 1/v, यानी 1/7 और माइनस के 1/21। तो 1/f बराबर 7 और 21 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। 7 से 3 बार और 21 से 1 बार, 3 में से 1 गए तो 2, ये आ जाएगा 2/21। और इसका उल्टा कर दोगे तुम, 1/f का उल्टा करोगे तो ये 21/2 आ जाएगा, और 21/2 का मतलब हो जाएगा 10.5। फोकस दूरी आ गई 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर। या इसको ऐसे ही रहने दो, 21/2 ही रहने दो, या तुम यहां से डायरेक्टली ये भी याद रख लो कि 1/f की वैल्यू है 2/21, क्योंकि यही एट द एंड हमारे काम आनी है। क्योंकि मुझसे ये वैल्यू तो नहीं पूछी है, मुझसे तो ये पूछा है 1/f की वैल्यू मैं कहाँ यूज करूंगा। देखो अब फिर से फॉर्मूला लगाओ, इनके बीच में फॉर्मूला लगाओगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो क्या मैं 1/f की जगह डायरेक्टली 2/21 नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता हूँ। यहाँ से मैंने रख दिया, इतना सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मुझे यही वैल्यू काम में आनी है, तो मैं उतना ही निकाल के छोड़ दूंगा, मुझे कोई इसका उत्तर थोड़े ना बताना है, ठीक है। अच्छा 1/v v की वैल्यू मुझे निकालनी है, u की वैल्यू कितनी है? -14, मैं यहाँ माइनस रख दूंगा। अब देखिए 2/21, 2/21, इसको यहाँ ले जाओ, ये प्लस की हो जाएगी 1/14 और ये हो जाएगा 1/v, ठीक। अच्छा एक सेकेंड, ब्लैक कलर से ले लेते हैं। तो 21 और 14 का एलसीएम आ जाएगा 42, 42 आ जाएगा। 21 से 2 बार 2 दूनी 4, प्लस 14 से 3 बार 3 एकम 3, 1/v। 4 और 3 7, 7/42 बराबर 1/v। 7 से 1 बार, 7 से 6 बार, 1/6 बराबर 1/v। इसका उल्टा करोगे, इसका भी उल्टा करोगे, तो v की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो आंसर आ जाएगा प्लस के 6 सेंटीमीटर। बताओ भाई, क्लियर है? वैल्यू उल्टी कैसे हो रही है, माइनस कैसे हट रहा है, कहाँ हटाया है भाई? प्रॉपर पूछो मुझसे कि कहाँ हटाया है। ये चैप्टर कब खत्म होगा? ये रिफ्लेक्शन तो इसके बाद खत्म हो जाएगा, फिर यूं मानो दूसरा चैप्टर चलेगा रिफ्रैक्शन। मतलब प्रकाशिकी तो एक यूनिट है, उसके अंदर कई सारे चैप्टर हैं। तो रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा, न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे, फिर रिफ्रैक्शन चलेगा। अब बताओ भाई, कोई डाउट है आपका कैसा भी? चलो, बहुत सारे साथियों को समझ आ गया है और कुछ 5% साथियों को समझ नहीं आया। मैं उनको एक बार फिर से सारी चीजें बता देता हूं। देखिए मैं फिर से शुरू से एक बार सवाल को उठा लेता हूं ताकि उनको समझ में आ जाए। जिनको समझ में आ गया वो भी एक बार थोड़ा सा वेट कर लो, दोबारा देख लो, बाकी मैं इनको तब तक बता देता हूं। देखो दोस्त, मेरे को सवाल में दिया कि भाई एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने 21 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। वस्तु रखी है दर्पण के सामने 21 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है भैया, रखी हुई है। इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 7 सेंटीमीटर पर बन रहा है। तो दर्पण के पीछे का मतलब इधर की साइड बनेगा, जो प्लस में लिया जाएगा। तो v की वैल्यू हो गई प्लस के 7 सेंटीमीटर। फिर वो कहता है कि अब कोई व्यक्ति वस्तु को खिसकाकर दर्पण के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर ले जाता है, यानी कि अब वो u की वैल्यू को बदल दे रहा है। अब उसने u की वैल्यू कितनी कर दी? उसने u की वैल्यू को कर दिया 14, हम तो माइनस में ही लेंगे, -14 सेंटीमीटर। अब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। तो मुझे ये होना चाहिए कि यार मुझे u दिया है, v निकालना है, तो मुझे f पता होना चाहिए। अच्छा तुम ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि यार जो v यहाँ का है वो यहाँ रहेगा। यार ऐसे थोड़ी हो सकता है कि तुम दर्पण के सामने मान लो वस्तु को पहले 21 सेंटीमीटर पर रख रहे थे, तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था। अब वस्तु को यहाँ ले आए, यहाँ रख दिया, तो फिर भी प्रतिबिंब यहीं रहेगा क्या? नहीं ना यार। जब तुम वस्तु को ऐसे खिसकाओगे तो प्रतिबिंब भी तो ऐसे खिसक जाएगा, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इतने पर इतनी है तो इतने पर कुछ और आएगी, बट फोकस दूरी सेम रहेगी। तुम वस्तु को आगे पीछे कर लो तो दर्पण थोड़ा ना छोटा बड़ा हो जाएगा। मान लो दर्पण की फोकस दूरी ये है, तो तुम वस्तु को आगे पीछे करोगे तो फोकस दूरी नहीं बदलेगी। इसका मतलब मैं यहां से फोकस दूरी निकालकर यहां रख दूंगा, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। तो चलो
यहाँ से फोकस दूरी निकालो। अब पता है आपको मेरे हिसाब से ना तो प्लस माइनस की दिक्कत आनी चाहिए, अगर सच में आपने दोबारा से पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है, तो ना आपको एलसीएम एचसीएफ की दिक्कत आनी चाहिए, ना आपको गुणा भाग की दिक्कत आनी चाहिए। अगर भाई अभी भी आ रही है तो मेरे दोस्त आप ना उस पर काम करो, खुद से काम करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपको एचसीएफ एलसीएम नहीं निकालने आते हैं तो यूट्यूब पे लिखो एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालें, क्योंकि भाई मैं तो कई बार बता चुका हूँ। अगर आपको प्लस माइनस के जोड़ घटाने में दिक्कत आती है तो यूट्यूब पे लिखो कि प्लस माइनस के जोड़ घटाने कैसे कराए जाते हैं, मैं तो कई बार बता चुका हूं। अब मतलब आपको कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। अगर वो हो रही है तो वो आपके किसी बेसिक के कमजोर होने की वजह से हो रही है, और बेसिक का मतलब यही है कि आपको प्लस माइनस नहीं लगाना आ रहा है, आपको जोड़ घटाने करने नहीं आ रहे हैं, आपको एलसीएम एचसीएफ नहीं लेना आ रहा है। उसके लिए थोड़े से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, एफर्ट अपनी ओर से भी डालो, क्योंकि अब तो मैंने इतना बिल्कुल आपको बारीकी से समझाया है कि एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा है कोई नहीं, मैं तो 6 बार भी बताऊंगा, बट फिर भी थोड़ा सा आप उसको उस पर अपने ऊपर खुद से काम करो। तो मुझे यहाँ से एफ की वैल्यू निकाल लेनी है और उसको यहाँ पर पुट कर देना है। निकालो एफ की वैल्यू। तो 1/f बराबर 1/v और 1/u। u है 21। अब यहाँ के बाद तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, 100 बार कर लिया हमने ये। 7 और 21 का एलसीएम 21 आ जाएगा, 7 से 3 बार, 21 से 1 बार। अब जिसको यही नहीं पता 7 और 21 का एलसीएम 21 कैसे आ जाएगा, वो या तो मेरी पिछली क्लास देखो, या बीच में से आप जुड़ रहे हो तो बीच में से कोई फायदा नहीं, आप पिछली ही क्लास देखो और एलसीएम एचसीएफ को यूट्यूब पे एक बार आप देख लो, क्लियर हो जाएगा। तो 3 में से अब मुझे 1/f की वैल्यू मिल गई यहाँ से, 3 में से 1 गया 2/21। मैंने इससे आगे सॉल्व ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता है यहाँ 1/f की ही जरूरत पड़ेगी। फिर से यहाँ रखो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और 1/f की सीधी वैल्यू आई है 2/21। 1/f की पूरी वैल्यू उठा के मैंने ये रख दी, v की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू 14 है, तो 2/21 इसको यहाँ ले जाके प्लस कर दोगे और ये 1/v हो जाएगी। 21 और 14 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे भैया जी 21 और 14 का एलसीएम आ जाएगा 42, और 42 से कितने बार कटेगा? 21 से 2 बार, 2 दूनी 4, और 14 से कितने बार? 14 × 42, 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 1/v। 4 और 3 7, 7/42 बराबर 1/v। 7 से 1 बार, 7 से 6 बार, इसको उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा कर दो, v की वैल्यू आ गई प्लस के 6। अब मुझसे कोई ये मत कहना कि सर समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको ये भी नहीं समझ में आया कि 21 और 14 का एलसीएम कितना है, 4 में 3 जुड़ के कितना आया, 7 से 6 बार कटेगा। फिर ये पूछो पर्टिकुलर यहाँ दिक्कत है, भाई मुझे ये बताओ ये चीज़ कैसे आई, बस पूछो अब क्या पूछना चाह रहे हो। और अगर आपको यही नहीं समझ में आ रहा चिन्ह कैसे लिए जा रहे हैं, कहाँ प्लस कहाँ माइनस, तो फिर पक्का पक्का आप अभी बीच में से जुड़े हो। जैसे तुम्पा घोष हैं, आप यही डाउट है आपका कि सर कहाँ पर माइनस ले रहे हो, कहाँ पर प्लस, तो फिर आप बीच में से जुड़े हो पक्का। और अगर आप सच में बीच में से जुड़े हो तो शुरू से एक बार क्लास देखो, ये चीज़ें यहाँ याद हो जाएंगी, यहाँ रट जाएंगी। अब जैसे संदीप पूछ रहे हैं क्या यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेनी होती है, तो संदीप भाई आप पक्का बीच में से जुड़े हो, क्योंकि ये बात मैं कम से कम 100 बार रिपीट कर चुका हूँ। आपके किसी दोस्त ने बैच लिया हो जिसने शुरू से क्लास देखी हो, आप उससे पूछो। मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बीच में से मत जोड़ो यार, बीच में से जुड़ोगे तो मेरी भी एनर्जी वेस्ट है, टाइम वेस्ट है। मुझे यहाँ 2 भी बच्चे कमेंट कर देंगे सर समझ में नहीं आया, मान लो 2000 बच्चा लाइव है, 2 ने भी कह दिया, तो मुझे उसके लिए दोबारा बताना पड़ेगा। लेकिन आप समझो, एक नहीं 100 चीज़ नहीं समझ में आएंगे फिर आपको बीच में से जुड़ोगे तो। अगर आपने शुरू से पढ़ा है तब आपको नहीं समझ में आया तो जरूर पूछो, बट अगर नहीं पढ़ा है तो शुरू से पढ़ो एक बार, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। आपको भी ये चीज़ यहाँ याद हो जाएंगी। फटाफट क्लास कर लो, मेरे साथ लाइव आ जाना फिर बाद में, बट करो अभी शुरू से। तनिषा कह रहे हैं कि सर 4 + 3 प्लस कैसे हुए? 4 + 3 प्लस कैसे हुए? मतलब मेरी समझ में नहीं आया क्या पूछना चाह रहे हैं। अगर आप ये पूछ रहे हैं 4 और 3 7 कैसे हुए, तो पहले 4 डंडे खींचे मैंने, 1 2 3 4, फिर 3 खींचे, 1 2 3, फिर सबको गिन लिया, 1 2 3 4 5 6 7। भाई जोड़ सीखने पड़ेंगे क्या? बिट्टू भाई, या जिनको ये नहीं पता लग रहा है 4 + 3 कैसे आया, सच में उन्होंने एलसीएम नहीं सीखे हैं, सीख लो यार। मतलब एक बार यूट्यूब पे लिखो तो सही कि एलसीएम, या ये लिख दो यार कि फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि तुमने मेरी पीछे भी क्लास नहीं ली है, आपको समझ में नहीं आपने क्लास ही नहीं ली है। फिर आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल लो थोड़े।
देखो भाई 2/21 और 1/14 को कैसे सॉल्व करेंगे। 2/21 और 1/14। देखो भाई पहले आप एलसीएम लेना सीखो। आपको एलसीएम लेना नहीं आता है। 21 और 14 दोनों में ऐसी संख्या ढूंढो, वही है ना कि मतलब मैं यहाँ आपको एलसीएम सिखाऊंगा ना तो एक बार में शायद आप ना सीख पाओ, फिर कहोगे समझ नहीं आया। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे एक बार खुद से एफर्ट तो डालो, वहाँ बेहतर समझ में आएगा। यूट्यूब पे बहुत आसान आसान भाषा में मिल जाएगा। 21 और 14 को ऐसी संख्या से काटो जो दोनों से कट जाए अगर संभव हो तो। मुझे समझ में आया 7 से कट जाएगी, 7 या 21, 7 दूनी 14। अब 3 और 2 खुद तो एक दूसरे से नहीं कटेंगे, मतलब किसी एक संख्या से नहीं कट सकते। इन तीनों की गुणा कर दो, 7 गुणा 3 गुणा 2, तो 7 या 21, 21 दूनी 42। ये होता है एलसीएम का मतलब, यानी इन दोनों का एलसीएम 42 आ गया। एक इस नीचे वाली संख्या का इसमें भाग करते हैं। भाग कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा, क्योंकि 21 दूनी 42 2 बार गया। फिर इसमें ऊपर वाले की गुणा कर देते हैं, तो 2 दूनी 4। इसमें इसका भाग करते हैं, कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। इसमें इसकी गुणा कर देते हैं, 3 एकम 3 आ जाएगा। ऐसे आया, और 4 और 3 7 हो गया था। फिर उसके बाद उम्मीद है आपको समझ में ही आ गया होगा। ठीक है, अब बताओ कि जी भैया अब मुझे समझ में आ गया। तब तक मैं उन साथियों को सवाल दे दूं जो इंतजार कर रहे हैं सवाल का। अब प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि देखो एलसीएम वेलसीएम अगर मैं बिल्कुल जीरो लेवल से ले जाऊंगा ना तो मतलब फिर बहुत सारे बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हमें सीखने नहीं चाहिए, सीखने हैं, लेकिन प्लीज़ आप एक बार यूट्यूब से देखोगे 4-6 सवालों में सीख जाओगे, है ना। हाँ मतलब बताइए, इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। मुश्किल चीज़ यहाँ पर ये है, FVU। अगर वो समझ में आ जा रहे हैं और आपको और जोड़ घटाने समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप मानो मेरी बात, यूट्यूब पे एक बार उस टॉपिक को डालो, टक से समझ में आ जाएगा। M बराबर -V/U क्यों नहीं लेंगे उसमें? चलो तुम बताओ विजय, क्यों ही लेंगे इसमें? इसमें कहीं M की बात करी थी इस सवाल में? बताओ, इस सवाल में कहाँ M की बात करी है? क्या यहाँ M है? क्या यहाँ M पूछा है? नहीं, F पूछा है, तो M की बात ही क्यों करोगे जब M का सवाल में कोई जिक्र ही नहीं है, कुछ पूछा नहीं उससे रिलेटेड। M वाले का यूज भी आ जाएगा भाई, आ जाएगा। चलो थैंक यू भाई, आपकी क्लास यूनिक रहती है। शरदे आभार, थैंक यू थैंक यू। गौतम भाई ALP वाले बैच में, तेजस बैच में कुछ वीडियोस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। अभी रिकॉर्डेड लेते रहो, फिर हम उसमें लाइव क्लासेस चलवा देंगे, ठीक है। अच्छा अगला सवाल देखो, किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने। अब अवतल दर्पण तो हमारा ये है, और इसकी फोकस दूरी इधर कंप्लीट होती है, इधर की दूरी माइनस में ली जाती है, तो फोकस दूरी लोगे माइनस की 18 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। वस्तु की दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर, तो माइनस के 12 सेंटीमीटर। दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होगा? दर्पण के द्वारा उत्पन्न मैग्निफिकेशन कितना होगा? ये सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका कैसे सॉल्व करोगे। अब यहां आएगा M वाले का इस्तेमाल। अब मुझे आप ये बताओ कि ऐसा फॉर्मूला बताओ जो M, F और U के बीच में रिलेशन देता हो। तो केवल एक फॉर्मूला है मेरे पास में, और वो है M बराबर F/F माइनस U। अगर कोई ये कह रहा है कि भैया यहाँ V/U क्यों नहीं लिया, भाई तुझे M निकालना है तो ये तो पता होनी चाहिए ना, और ये पता ही नहीं है। वो कहेगा मैं तो दर्पण का सूत्र लगा के निकाल लूंगा, तो वो तो बड़ी प्रोसेस बन जाएगी ना। पहले तुम V निकालोगे, फिर इसमें पुट करोगे, बड़ा लंबा सवाल बन जाएगा। मैंने आपके लिए एक फॉर्मूले में दे दिया, बात तो वही है बट ये शॉर्ट हो जाएगी। F की वैल्यू कितनी है? माइनस की 18। F की वैल्यू कितनी है? माइनस की 18। U की वैल्यू माइनस की 12 है। एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ, माइनस में माइनस की गुणा करते हैं, प्लस बन जाता है। चलो मैं एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ, मैं इस माइनस को एज इट इज रखता हूँ और U की वैल्यू वाले माइनस को भी ले लेता हूँ। इससे एक स्टेप बढ़ जाएगा बट आपको समझ आ जाएगा। माइनस के 18, माइनस के 18, माइनस और माइनस प्लस के 12, माइनस के 18। 18 और 12 में बड़ा कौन है? 18 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह आ जाता है, और बड़े में से छोटा घटा देते हैं। 18 में से 12 गए तो 6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 से 3 बार कट जाएगा, तो ये M की वैल्यू थी जो कितनी आई है? 3। यहाँ उल्टा पुल्टा नहीं करना क्योंकि ऊपर ही है M।
ठीक है, तो आप कहोगे भैया जी m की वैल्यू है प्लस के 3। तो एक बार बताइए, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ भाई, विवेक है, तेजस है, तेजस। ठीक है, कोई एक ऐसा साथी जिसको ये दिक्कत हो कि समझ में नहीं आया, ये पूछो कि क्या समझ में नहीं आया। 99% का पॉजिटिव कमेंट है कि आ गया समझ में। वो बताओ जिनको समझ नहीं आया, ये मत बोलो सर समझ में नहीं आया, मुझसे ये पूछो सर ये दिक्कत है मुझे, एक बार और बता दो। ये एक बार वाली मतलब जो अंदर से उत्सुकता है ना, ये भी नहीं जाती है। तुम मुझसे पूरा क्यों पूछ रहे हो? जब तुम ये कहते हो ना समझ नहीं आया या एक बार और बता दो, तो फिर मुझे एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है कि 6 से 3 बार कटा। ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, ये पूछो यहाँ क्या दिक्कत है, एम प्लस में क्यों नहीं? पता है प्रदीप, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल ऐसे सोचते हैं, यार इसको ये भी नहीं पता प्रदीप को कि एफ प्लस में क्यों नहीं ली है, क्योंकि ना तुमने पीछे ध्यान से नहीं पढ़ा। अरे भाई अवतल दर्पण है, सवाल में दिया है अवतल दर्पण, तुम फिर पीछे की क्लास लो। सच में तुमने पीछे की क्लास नहीं लिया है यार। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का इधर सर्कल कंप्लीट होता है और इधर ये दूरी माइनस में ली जाती है। हाथ जुड़वा लो मुझसे भैया, ये बीच में से आने वालों हाथ जुड़वा लो, कुछ नहीं समझ में आएगा, मुश्किल और लगेंगी चीजें। ये जो टक 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 उत्तर कर रहे हैं ना 99% बच्चे, ये भी तुम्हारी तरह हैं। इन्होंने कोई अलग से गुड़ नहीं खाया है, मैंने इनको कोई दवाई नहीं दी है, बस इन्होंने शुरू से बेसिक से जीरो से पढ़ा है, वो तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा। मैं कहता हूँ 101% में कह रहा हूँ, जिसने शुरू से पढ़ा है ना उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, एक एक बात उसको समझ में आती है। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल देखिए, एक और सवाल करके दिखाइए। भैया जो बीच में से पढ़ रहे हैं मुझे माफ़ करो यार, रिक्वेस्ट है मेरी, आप प्लीज़ एक बार शुरू से पढ़ो, और अगर आपने शुरू से पढ़ा है और फिर डाउट है तो फिर ज़रूर पूछ लो, मैं 100 बार बता दूंगा, बट फिर ये डाउट आएगा ही नहीं। एक कह रहे हैं साथी पीछे की क्लास कहाँ मिलेंगी अब चलो तुम थोड़ा लाइन पे आए, ये तो तुमने एक्सेप्ट किया कि हाँ हम वो हैं जिन्होंने पीछे का नहीं पढ़ा। पीछे की क्लास एप्लीकेशन पे रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी। तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इतने छोटे छोटे डाउट क्लियर कर रहे हैं, थैंक यू। देखो डाउट क्लियर करना खैर मेरी जिम्मेदारी है, यहाँ पर मतलब बहुत उम्मीद से बच्चे जुड़ते हैं, मैं तो बड़े रूट लेवल से उन्हें जानता हूँ। कोई कर्जा लेके पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी स्थितियों में भी पढ़ रहे हैं सोच के कि यार आखिरी मौका है, किसी की एज निकल चुकी होगी बट फिर से एक उम्मीद जगी है रेलवे के रूप में। तो मैं सोचता हूँ कि यार जाने पता नहीं किसकी क्या उम्मीदें होंगी इस बैच से। तो चलिए खैर ठीक है, उनकी चाहे वो लापरवाही सही कुछ सही कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनको एलसीएम नहीं आते कुछ नहीं आते, बट मैं तो कोशिश करता हूँ कि अगर वो मेरे से उम्मीद रखता है तो भाई मैं उसको सिखा के छोड़ूँ, या मैं ऐसी सलाह दूँ कि वो सीख जाए। चलो देखो सवाल देखो, एक प्रतिबिंब का आवर्धन प्लस का 1.5 है। मैं इस सवाल को आगे ले लेता हूं अगले स्लाइड पे। इसने आवर्धन दिया प्लस का 1.5, तो इसने प्लस में दे दिया, ठीक है, मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आवर्धन किससे निर्धारित होता है भाई? आवर्धन निर्धारित होता है कि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, बट उसने वैसा कुछ नहीं कहा। अगर मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है आवर्धन को डिसाइड करने का सवाल के हिसाब से, भाई सवाल में कोई हिंट नहीं दिया, मान लो वो कहता जी वास्तविक है तो चलो मैं प्लस ले लेता, आभासी कहता सॉरी आभासी कहता मैं प्लस ले लेता, वास्तविक कहता मैं माइनस ले लेता, बट उसने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ कह दिया, तो जो वो कह रहा है वो मान लो। तथा गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। अब u की वैल्यू तो हमेशा माइनस में लोगे ना, तो ये कह रहा है कि बता भाई प्रतिबिंब कितने पर बनेगा, यानी कितनी दूरी पर बनेगा। देखो मुझे v की वैल्यू बतानी है, m बराबर होता है माइनस के v बटे u, m की वैल्यू है प्लस के 1.5 माइनस v की वैल्यू निकालनी है और u की वैल्यू है माइनस के 30। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो 30 में जब 1.5 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। अब 45 तो चलो ठीक है उत्तर आ गया, प्लस में आ रहा है ना, ये माइनस तो है ही नहीं 45। अब यहाँ भी 45 है, यहाँ भी 45 है।
अब ये बताओ दर्पण के पीछे बनेगा या दर्पण के सामने बनेगा? अब आएगा मजा, मजा आएगा अब। ये है डाउट, यहां खेल जाते हैं अच्छे अच्छे बच्चे। तो तुम्हें पहली चीज तो ये देखना चाहिए, आवर्धन अगर प्लस में है, मैग्निफिकेशन उसने दी है हमें प्लस में, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। अब जिन साथियों को ये बात समझ में ना आए, भैया मैं तुम्हारे चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये मत समझना कि आदमी बताना नहीं चाह रहा, वो इस बात की गवाही दे सकते हैं जिन्हें मैंने ये बहुत गहराई में ले जाके बताया है। बस आप पीछे की क्लास देखोगे, आप खुश हो जाओगे कि भाई वाह क्या बताया है इस आदमी ने, आप मेरी तारीफ करोगे। हो सकता है मैं आपको यहाँ एक पल के लिए बुरा लगूं कि मैं यहाँ इस बात को ना बता के आपसे कह रहा हूँ पीछे की क्लास लो, बट सच में आप लेके देखो एक बार पीछे की क्लास, क्योंकि एक लाइन में समझ में आ गया होगा कि प्लस का मतलब आभासी क्यों है। ठीक है, अब मुझे बताओ एक दर्पण में, चाहे कोई भी दर्पण है वो, मुझे नहीं पता, चाहे उत्तल है चाहे अवतल है, मुझे नहीं पता, दर्पण है बस ये, उससे मतलब भी क्या है। लेकिन मुझे ये क्लियर है कि आभासी प्रतिबिंब है, ये दर्पण है, अगर इस पे पॉलिश हो रखी है तो प्रतिबिंब पीछे की तरफ बनेगा, तो दर्पण के पीछे ही तो बनेगा आभासी। तो आप कहोगे कि भाई दर्पण के ना पीछे बनेगा। ठीक है, तो बताओ कि हाँ भैया यार मजा ही आ गया। अगर थ्योरी की गहरी नॉलेज है ना, तो न्यूमेरिकल ये चीज है ये, और न्यूमेरिकल इतनी अच्छी चीज है कि आपको एक बार में सही आंसर देती है। थ्योरी में तो भी आपको गड़बड़ लग सकती है, बट न्यूमेरिकल तुमने सही से किया है ना, और उसका उत्तर मन से निकाला है, तो वो ठीक ही आएगा और एक बार में नंबर दे के आएगा आपको। बहुत बढ़िया, वेरी गुड शालिनी, एकदम बहुत शानदार, पीछे बनेगा, बहुत बढ़िया। थैंक यू भैया अमरजीत, पढ़कर मजा आ गया, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, एक और सवाल कर लें। चलो बच्चों ये देख लो, अब तुम उड़ाओ सवालों को, और अगर ऐसे गहरे सवालों को आप कर दे रहे हो तो फिर मतलब कुछ बचेगा नहीं इसमें। हाँ बहुत बढ़िया, आभासी है इसलिए पीछे बनेगा। नहीं नहीं, ग्रुप डी के नहीं है यार, एएलपी के भी हैं, सभी के हैं, बस ये है कि ग्रुप डी की शिफ्ट ज़्यादा होती हैं। और पता है ग्रुप डी के ही सवाल तुमने कर लिया ना, तो फिर किसी और एग्जाम की जरूरत भी नहीं है, हालांकि मैं तो सबके ले रहा हूँ, बट ग्रुप डी की शिफ्ट ज़्यादा होती है ना। ग्रुप डी का एग्जाम चलता है 1.5-2 महीने, हर एक दिन में 3-3 शिफ्ट, तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, हर एक टॉपिक से उसके क्वेश्चन मिल जाते हैं। एएलपी वगैरह में हर एक टॉपिक से आ भी नहीं पाते, कम शिफ्ट में सवाल हो जाता है ना। चलो अरविंद थैंक यू, आपकी वजह से बैच लिया, शायद आपको ऐसा लग भी नहीं रहा होगा कि ये निर्णय आपका गलत था। बाकी आप मुझे जब जहाँ जैसा उम्मीद करेंगे, मैं कोशिश करूंगा उससे ज़्यादा ही मैं आपको कुछ दे पाऊँ। अगला सवाल, 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब देखो वस्तु की ऊंचाई हमेशा हम कैसी लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ऊंचाई का मतलब, वस्तु की ऊंचाई का मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट, ओ से कह दो चाहे एच डैश से कह दो, तो ये हम हमेशा प्लस में लेते हैं। अब भैया क्यों प्लस में लेते हैं, जिन्होंने पुरानी चीजें नहीं पढ़ी फिर से एक बार जाकर देखो। वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, ये वस्तु की दूरी है जो हमेशा आपको माइनस में ही लेनी है। वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए, अब देखो इस बात को ध्यान में रखना कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक यानी रियल। 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण के एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेकिन अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में लोगे, से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है। क्या सवाल है यार, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब, ओके 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 ओके, सुनो सुनो सुनो, एक गड़बड़ मैंने कर दी, सवाल की लैंग्वेज पढ़ो कि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, यहां कॉमा लगेगा, दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए, इसको एक तरफ करके पढ़ो, यानी कि ये कह रहा है प्रतिबिंब चाहिए मुझे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, और कैसा चाहिए, वास्तविक चाहिए, रियल चाहिए। तो ये 60 सेंटीमीटर ना असल में प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी, और चूंकि वास्तविक है, रियल है, तो दर्पण के सामने बनेगा, और सामने बनेगा तो माइनस में लोगे, तो उसने दिया ही वास्तविक इसलिए है ताकि तुम प्लस माइनस लगा सको। तो मैंने माइनस क्यों लगाया, मैं लिख देता हूं कि भाई प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है यानी कि रियल है। अब कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण के, यानी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल से 30 सेंटीमीटर पहले रखी गई है। अब ये 30 सेंटीमीटर किसके लिए है, वस्तु के लिए, कि वस्तु 30 सेंटीमीटर पहले रखी गई है, u की वैल्यू है -30 सेंटीमीटर। तो प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, I की वैल्यू क्या होगी। अब सुनो, मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या कोई ऐसा सूत्र है
कि जो आई के और इनमें से किसी के बीच में भी रिलेशन देता हो? यस और नो बताओ। अरे यार राजवीर क्या बात कर रहे हो सर, समझ में नहीं आया। अभी तो मैंने कुछ समझाया भी नहीं है यार, सवाल का डेटा लिखा है बस। ये पहले से कमेंट करके रखते हो क्या? समझ नहीं आया जैसे ही मास्टर कहेगा छाप दूंगा ले। यार अभी तो कुछ नहीं समझाया, अभी तो मैंने सवाल लिखा ही है बस। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कोई डायरेक्ट सूत्र है जो आई और इनके बीच में संबंध देता हो? डायरेक्ट नहीं है। अगर है तो बताओ, चलो कौन सा है? चलो यस वाले बताओ कौन सा सूत्र है, मैं वेट कर रहा हूँ। नो वाले मैं आपके साथ हूँ, आप एक सेकंड चुप हो जाना। अब यस वाले बताएंगे कौन सा सूत्र इन्होंने पढ़ रखा है। मनीष मैं एम की बात थोड़ी कह रहा हूँ, एम कहाँ है सवाल में बताना। मैं जो पूछ रहा हूँ वो सोचो ना पहले, कि जो सूत्र इसके और इनमें से उपलब्ध पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन देता हो। डायरेक्ट तो कोई सूत्र नहीं है, तो मैं क्या करूंगा इसमें, मैं दो फॉर्मूला लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा? देखो मेरे को पता है यार, मैग्निफिकेशन के ना दो फॉर्मूले हैं। एक तो है m बराबर माइनस के v बटे यू, और एक m बराबर ही i बटे ओ भी है। ठीक है, तो अगर ये भी m के बराबर है, ये भी m के बराबर है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे। ये तो सिंपल सी बात है भाई। अगर मैं कहता हूं कि x बराबर भी 2 है और y बराबर भी 2 है, तो x और y बराबर होंगे ना एक दूसरे के। तो अगर m बराबर ये भी है, m बराबर ये भी है, तो ये भी दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी माइनस के v बटे यू बराबर मैं i बटे ओ, ये फॉर्मूला एक लगा सकता हूं। और ये कहां से आया आपको समझ में आ गया होगा। चलो तो माइनस के v बटे यू बराबर, माइनस के v बटे यू बराबर i बटे ओ। बहुत सारे बच्चे m के पीछे पड़े। m पूछा कहाँ है यार, एक बात बताओ ना तो m दिया ना तो m पूछा, तो m का नाम ही क्यों लेना है? m को हटा दो सवाल में से, सीधा एक लाइन में सवाल करो। अब बताओ माइनस के v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू है -60। ठीक है, u की वैल्यू -30, -30, i की वैल्यू 1.2, 1.2, o की वैल्यू निकालनी है। अब देखो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, या ऐसे कह लो इससे ये कट जाएगा बट ये तो बचेगा। 30 से दो बार आ जाएगा, और ये 1.2 बाई ओ। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ से ना कुछ भी कर देते हैं जो उनका मन करे, लेकिन ऐसे नहीं करना है। आपको प्रॉपर सोचना है। ओ की वैल्यू निकालनी है, तो आप ओ को यहाँ भेजोगे और इसको यहाँ ले आओगे। ओ को यहाँ भेज दो, ओ यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो 1.2 अपॉन ये नीचे आ जाएगा -2। ठीक है, और 2 से कितने बार कट जाएगा? 2 छक्के 12, 0.6, ये माइनस और ये 0.6, तो ओ की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 0.6 सेंटीमीटर। है कहीं भाई क्या गड़बड़ झाला हो गया इसमें यार? देखना एक बार भाई, v बटे यू, v की वैल्यू 60 है ना, वास्तविक है, इधर बनेगा माइनस है, u की वैल्यू 30 है। ठीक है, और i की वैल्यू 1.2 है, तो v बटे यू बराबर i बटे यू। ओ एक सेकंड, अच्छा o की वैल्यू दे रखी है 1.2, मैंने यहाँ गलत लगा दिया है ना, o की वैल्यू दे रखी है और i की वैल्यू निकालनी थी। अच्छा मैंने उल्टा रख दिया, कोई बात नहीं। o की वैल्यू दे रखी है ना 1.2 और i की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो माइनस का 2 और ये i बटे 1.2 यहाँ गुणा कर दोगे इसकी। अगर i की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ गुणा हो जाएगी, और 12 की 2 में गुणा होगी 24 होगा, माइनस तो रहेगा ही, और 24 का मतलब एक अंक के बाद दशमलव है, तो 2.4, तो माइनस का 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने अपोजिट कर दिया था। अब देखो दोस्त, अभी ये सवाल खत्म नहीं हुए, अभी हम और भी सवाल करेंगे ऐसे, और भी क्वेश्चंस हमें ऐसे करने रहेंगे, और ऐसे ही इन्हीं सारे फॉर्मूलों में अब खेल चलता रहेगा। और प्रकाशिकी के सबसे मुश्किल न्यूमेरिकलों में ये आते हैं, बट आप देख रहे हैं कि अगर कंसेप्ट क्लियर है, सूत्र क्लियर है, तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बशर्ते आपने पीछे की सारी चीज़ें पढ़ी हों। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है भाई, जिन्होंने पीछे की चीज़ें नहीं पढ़ी हैं वो मत हो लाइव क्लास में शामिल, वो पहले पीछे की चीज़ें क्लियर करो। क्लास कहाँ मिलेंगी? क्लास आपको हमारे एप्लीकेशन पे ही मिलेंगी, सारी की सारी पीछे की। एक साथी का कमेंट था, अब मैं कंटेंट ओवर हो गया है,
एक दो मेरी बातें हैं, जिसे सुनना है रुक जाइए, जिनको नहीं सुनना है वो जा सकते हैं। मैं बीच में ऐसे डिस्टर्ब नहीं करता ताकि जिसको ना सुनना हो वो परेशान ना हो। एक साथी का कहना था कि सर भैया ना यहाँ क्लास में बच्चे बहुत छोटी छोटी बातें पूछते हैं। वो बीच में कहा था किसी ने, जब मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रहा था, तो भैया आप इनके कमेंट मत लिया करो, हमारा टाइम वेस्ट होता है। देखो पहली चीज़ तो ये कि ठीक है वो बहुत छोटी बात पूछ रहे हैं, लेकिन अगर मैं उनको इग्नोर ही कर दूंगा तो उनका कोई समाधान तो हुआ नहीं। मान लो एक आदमी कहीं कचरा फैला रहा है, उसको नहीं पता कि यहाँ कचरा नहीं फैलाना चाहिए, और तुमने चुपचाप बस तुम उसे देख के जा रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो वो तो फैलाता ही रहेगा। ठीक है चलो, आदमी अनजान है, उससे कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम तो मेरे अपने हो भाई। और यहाँ पर बच्चा किसके लिए आया है? यहाँ पर बच्चा हमसे सीखने आया है। हाँ मैं मानता हूँ वो बहुत छोटी बात पूछ रहा है, नहीं पूछनी चाहिए इतनी छोटी बात, लेकिन आप मेरा तरीका नहीं देख रहे हैं। मैं उसको ये समझा रहा हूं कि भाई इसको ऐसे मत पूछो, ऐसे कर लो। मैं बेशक यहां मना कर दूं कि भाई ऐसे मत करो, लेकिन मैं ये समाधान तो बताऊंगा ना भाई, कैसे करोगे? तो दोस्त समाधान तो बताना मुझे पड़ेगा, बताना चाहिए। पड़ेगा का मतलब मजबूरी नहीं, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। क्योंकि ना इस क्लास में बच्चा ना बहुत उम्मीद लेकर आया है, और इस क्लास में नहीं, हर एक बैच में। हो सकता है आप उस चीज़ को रियलाइज़ ना कर पाएँ, लेकिन सच बता रहा हूँ मैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सुबह अखबार बेच-बेच के अपनी पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे बच्चों के घरवालों ने कुछ कर्ज़े पर रखा हुआ होता है, तब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं। सच बता रहा हूँ मैं आपको। बहुत सारे बच्चे घर से बाहर आए सिर्फ़ इसलिए हैं कि घर पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन घरवाले जैसे-तैसे पैसे भेज पा रहे हैं उनके। तो हर एक व्यक्ति की ना अलग-अलग इस क्लास से भावनाएँ जुड़ी हुई हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जिनको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छा समझ में आ रहा है दोस्त, अगर उनकी वजह से क्लास हल्की सी धीमी हो रही है ना, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, उनकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार थोड़ा-सा कोऑपरेट कर लो, थोड़ा-सा मैनेज कर लो। हाँ, आपकी भी गलती नहीं है, आपको भी लगेगा यार इतनी छोटी-छोटी चीज़ें हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं नहीं करूँगा छोटी चीज़ें डिस्कस, मैं उनको समझा दूँगा। लेकिन कभी मैं ऐसे साथियों को कुछ समझा रहा हूँ, लाइन पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप उससे परेशान मत होना, ये मान लेना कि यार चलो हम थोड़ा-सा सहन कर लेंगे। प्लीज़ उनके लिए कर लेना। ठीक है भाई? तो सबको हमें साथ में लेकर चलना है, एक साथ चलना है। कई बार चीज़ें आपके लिए भी ऐसी हो सकती हैं कि शायद आपको ना समझ में आए, तो हाँ, मुझे आपके लिए भी दोबारा बताना पड़ेगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है उनकी तरफ से। चलो, तो भाई बड़े अच्छे से अपनी मेहनत करो, सभी साथी मेहनत करो। बस मैं जितना कह रहा हूँ उतना करते रहो। फिज़िक्स छोड़ो, सब सब्जेक्ट तुम्हारे लिए आसान बन जाएँगे। सोने से पहले सबका रिवीज़न ज़रूर करो। कल मिलेंगे, पूरा रिवीज़न करके आना, जितना अब तक पढ़ा है, प्लस माइनस सब क्लियर होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद बच्चों।